16 मई 2008 नोएडा की एक शांत सोसाइटी में सुबह की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। लोग अपने अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। स्कूल बसें बच्चों को लेने पहुंच रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में एक ऐसी खबर सामने आने वाली है जो आने वाले कई वर्षों तक पूरे देश को उलझाए रखेगी। एक 14 साल की लड़की अपने ही कमरे में मृत पाई गई थी। उसका नाम था आरुषि तलवार। शुरुआत में पुलिस को लगा कि घर का नौकर हेमराज यह हत्या करके फरार हो गया है, लेकिन अगले ही दिन एक दूसरी लाश मिलती है और वह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी हेमराज की होती है। अब सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं था, अब यह एक डबल मर्डर मिस्ट्री बन चुकी थी। एक ऐसा मामला जिसमें सबूत थे लेकिन जवाब नहीं, संदेह थे लेकिन यकीन नहीं, और सच वो आज भी पूरी तरह सामने नहीं आ पाया है। साल 2008 में तलवार परिवार नोएडा के जलवायु विहार में रहता था। परिवार बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य और खुशहाल लगता था। राजेश तलवार और नूपुर तलवार दोनों पेशे से दंत चिकित्सक थे। दोनों का अपना सफल करियर था, अच्छी कमाई थी, समाज में सम्मान था, और उनकी एकमात्र बेटी थी आरुषि तलवार, 14 साल की, पढ़ाई में अच्छी, दोस्तों के बीच लोकप्रिय, संगीत सुनना पसंद करती थी और बाकी किशोर बच्चों की तरह अपने सपनों की दुनिया में रहती थी। घर में उनके साथ एक घरेलू सहायक भी रहता था। नाम था हेमराज बंजाड़े। नेपाल का रहने वाला हेमराज कई वर्षों से इस परिवार के साथ काम कर रहा था। परिवार उसे अच्छी तरह जानता था और वह घर का भरोसेमंद सदस्य माना जाता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों बाद यही परिवार भारत के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल हो जाएगा। 15 मई 2008 ये दिन बिल्कुल सामान्य तरीके से बीता। आरुषि स्कूल गई, वापस घर आई, दोस्तों से बात की, कंप्यूटर इस्तेमाल किया, इंटरनेट चलाया और अपने परिवार के साथ समय बिताया। रात होते होते सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। घर में किसी झगड़े या तनाव की कोई पुष्टि नहीं हुई। रात का खाना खाने के बाद आरुषि अपने कमरे में चली गई। कुछ देर मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने के बाद उसने आराम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राजेश और नूपुर भी अपने कमरे में चले गए। घर में सन्नाटा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह आरुषि की जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। 16 मई 2008 सुबह का समय। जब आरुषि के कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। आरुषि अपने बिस्तर पर पड़ी थी। वह अब जीवित नहीं थी। उसके गले पर गहरा घाव था। सिर पर भी किसी भारी वस्तु से वार किया गया था। पूरा घर सदमे में था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन यहीं से शुरू हुई वे गलतियां जिनकी चर्चा आज भी होती है। कई लोगों के अनुसार घटनास्थल को ठीक तरीके से सुरक्षित नहीं किया गया। रिश्तेदार आते जाते रहे, लोग घर के अंदर घूमते रहे और संभव है कि कई महत्वपूर्ण सबूत उसी दौरान नष्ट हो गए हों। जांच के दौरान पुलिस ने देखा कि हेमराज घर में मौजूद नहीं था, वह गायब था, और बिना ज्यादा देर लगाए पुलिस ने मान लिया कि शायद वही हत्यारा है। मीडिया में खबर चलने लगी कि घरेलू नौकर अपनी मालकिन की बेटी की हत्या करके भाग गया। पूरे देश में हेमराज का नाम संदिग्ध के रूप में फैल गया, लेकिन अगले 24 घंटे में सब कुछ बदलने वाला था। 17 मई 2008 घर की छत का दरवाजा खोला गया और वहां जो मिला उसने पूरी जांच को उलट कर रख दिया। छत पर हेमराज की लाश पड़ी थी। उसके गले पर भी वैसा ही घाव था। उसके सिर पर भी भारी वस्तु से हमला किया गया था। अब पुलिस की पहली थ्योरी खत्म हो चुकी थी। अगर हेमराज हत्यारा था तो उसे किसने मारा, और अगर हेमराज भी पीड़ित था तो असली हत्यारा कौन था? अब यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं रहा, यह एक रहस्य बन चुका था। एक ऐसा रहस्य जो आने वाले वर्षों तक भारत की सबसे बड़ी क्राइम मिस्ट्री कहलाने वाला था। लेकिन असली विवाद तो अब शुरू होने वाला था। पुलिस की थ्योरी बदलने वाली थी। मीडिया इस मामले को सनसनी बनाने वाला था और जल्द ही शक की सुई ऐसे लोगों की तरफ घूमने वाली थी जिनके बारे में शायद किसी ने शुरुआत में सोचा भी नहीं था। क्या आरुषि और हेमराज का हत्यारा कोई बाहरी व्यक्ति था, या फिर सच उसी घर की 4 दीवारों के भीतर छिपा था?
हेमराज की लाश मिलने के बाद पूरा मामला बदल चुका था। अब यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक डबल मर्डर मिस्ट्री थी। देश भर के न्यूज चैनल लगातार इसी मामले की खबरें चला रहे थे। हर दिन नई थ्योरी सामने आ रही थी, हर दिन नए सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं थे। जांच के शुरुआती दिनों में कुछ पुलिस अधिकारियों ने मीडिया के सामने ऐसे दावे किए जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। बिना किसी निर्णायक सबूत के यह संभावना जताई गई कि आरुषि और हेमराज के बीच कोई अनुचित संबंध हो सकता है। यह बयान मीडिया में आग की तरह फैल गया। लोगों ने चर्चा शुरू कर दी, लेकिन बाद में इस थ्योरी को समर्थन देने वाला कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। बहुत से लोगों ने कहा कि एक नाबालिग पीड़िता की छवि को बिना प्रमाण नुकसान पहुंचाया गया, और यहीं से मीडिया ट्रायल की शुरुआत हुई। जैसे जैसे विवाद बढ़ता गया, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठने लगे। आखिरकार मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। देश को उम्मीद थी कि अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ उसने केस को और उलझा दिया। सीबीआई की पहली टीम ने जांच का फोकस कुछ घर के नौकर पर रखा। इनमें शामिल थे कृष्णा राजकुमार और विजय मंडल। सीबीआई को शक था कि हत्या की रात ये लोग किसी तरह घटना से जुड़े हो सकते हैं। नार्को टेस्ट करवाए गए, ब्रेन मैपिंग करवाई गई। मीडिया में कई तरह की बातें सामने आईं, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। इन दावों को साबित करने वाला कोई मजबूत फिजिकल सबूत नहीं मिला, और धीरे धीरे ये थ्योरी कमजोर पड़ने लगी। कुछ समय बाद सीबीआई की दूसरी टीम ने इन्वेस्टिगेशन का तरीका बदल दिया। अब शक की सुई सीधे आरुषि के पेरेंट्स की ओर घूमने लगी। ये पूरे केस का सबसे कंट्रोवर्शियल मोड था। सीबीआई का लॉजिक था, घर में जबरन घुसने के निशान नहीं मिले, कोई स्पष्ट बाहरी घुसपैठ साबित नहीं हुई, हत्या घर के अंदर हुई थी, और उस समय घर में मौजूद लोग लिमिटेड थे। इसी आधार पर पेरेंट्स पर डाउट बढ़ता गया। ये केस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता रहा। अगर किलर बाहर का था तो वह घर में आया कैसे और गया कैसे? प्रोसिक्यूशन का कहना था कि घर लगभग बंद था, इसलिए बाहरी व्यक्ति की संभावना कम है। लेकिन बचाव पक्ष का कहना था कि बाहर से एंट्री और एग्जिट संभव था। यही वह पॉइंट था जिसने पूरे केस को दो हिस्सों में बांट दिया। इस केस का एक और रहस्य था। आरुषि और हेमराज दोनों के मोबाइल फोन गायब थे। वे कभी पूरी तरह रिकवर्ड नहीं हुए। कहा गया कि कुछ समय बाद फोन दूसरी जगहों से एक्टिव हुए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल किसने किया और क्यों किया, यह कभी क्लियर नहीं हो पाया। केस में फॉरेंसिक रिपोर्टों को लेकर भी विवाद रहा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि शुरुआती जांच में कई इंपॉर्टेंट सबूत अफेक्टेड हो गए थे। अगर क्राइम प्लेस को बेहतर तरीके से सेव किया जाता तो शायद सच्चाई तक पहुंचना आसान होता। आज भी कई विशेषज्ञ इस केस को भारत में क्राइम सीन मैनेजमेंट की सबसे बड़ी फेलियर्स में से एक मानते हैं। जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत पहुंचा। सीबीआई ने पेरेंट्स के खिलाफ आरोप प्रेजेंट किए। प्रोसिक्यूशन ने सर्कमस्टेंशियल सबूतों की लंबी सीरीज रखी। बचाव पक्ष ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, न हत्या का स्पष्ट हथियार, न कोई प्रत्यक्ष गवाह, न ऐसा प्रमाण जो डाउट से परे हो। सालों तक बहस चलती रही। नवंबर 2013 सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को दोषी ठहराया। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने कहा न्याय हुआ है, दूसरों ने कहा कि मामला अभी भी कई सवालों से घिरा हुआ है। 2017 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की दोबारा रिव्यू की। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन पक्ष डाउट से परे अपराध प्रूव नहीं कर पाया। सबूतों की सीरीज अधूरी थी, कई इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर नहीं थे, और फिर राजेश और नूपुर तलवार को बरी कर दिया गया। लगभग 4 साल जेल में बिताने के बाद वे रिहा हो गए। आज लगभग 2 दशक बाद भी यह मामला पूरी तरह सुलझा हुआ नहीं माना जाता, क्योंकि सवाल आज भी बाकी है। क्या असली हत्यारा कभी पकड़ा गया? हेमराज को किसने मारा? गायब मोबाइल फोन कहां गए? हत्या का रियल हथियार क्या था? क्या क्राइम स्थल से इंपॉर्टेंट सबूत नष्ट हो गए? या क्या सच हमारे सामने था लेकिन उसे साबित नहीं किया जा सका? 16 मई 2008 की उस रात क्या हुआ था, इसका सच
शायद कुछ लोगों को पता हो, लेकिन अदालत, जांच एजेंसियों और जनता के लिए यह रहस्य आज भी अधूरा है। और शायद यही वजह है कि आरुषि तलवार हत्याकांड भारत की सबसे चर्चित और अनसुलझी क्राइम स्टोरीज में गिना जाता है। आपको क्या लगता है, क्या असली हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया, या फिर सच सबके सामने था लेकिन उसे साबित नहीं किया जा सका? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाले सच्चे क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।